नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 90% चुनाव संपन्न हो गया और अब मीडिया में, यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया में बस यही एक चर्चा है कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं और अब की बार किसकी सरकार बन रही है। गोदी मीडिया अपने ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ दिला रहा है, पूरी तैयारी कर चुका है शपथ दिलाने की। सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल और जितने भी बुद्धिजीवी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनका अनुमान है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ नहीं ले पाएंगे। तमाम वरिष्ठ पत्रकार, सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां, सेफोलिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार भी यही कह रहे हैं कि अब की बार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बन रही है। और इसकी वानगी हमें तब भी मिलती है जब हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज शुरू के पहले चरण से लेकर छठे चरण तक जिस तरह से नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज धराशायी होते हुए दिखा रहा है और उनकी हेट स्पीच परवान चढ़ती जा रही है, उससे यही लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो अंदरूनी सर्वे है वह भी उन्हें हराते हुए दिखा रहा है। हर पार्टियां अंदरूनी सर्वे कराती हैं लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं करती, जग जाहिर नहीं करती है। बस अपनी जानकारी के लिए कि हम कितने पानी में हैं और चुनाव जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे, इसके लिए सभी पार्टियां अंदरूनी सर्वे कराती हैं। नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज, उनकी हेट स्पीच, उनकी बदहवासी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से हार रहे हैं। 272 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच रहे हैं। अगर पहुंचते होते तो उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की नहीं होती और उनकी बोली भाषा भयंकर किस्म की नहीं होती। साथियों, आज हम इस बात की ओर आपको इशारा करना चाहेंगे कि 2019 में नरेंद्र मोदी को 37% वोट मिलते हैं, कुल वोट का 37%, और उससे उनकी सरकार बन जाती है। सरकार ही नहीं बनती है बल्कि एक बड़ा बहुमत 303 सीटें भी मिल जाती हैं 37% वोट पाने पर। और दूसरी तरफ विपक्ष जो बटा हुआ था, बिखरा हुआ था, उसे 63% वोट मिलते हैं। तो जो विपक्ष 2019 में बिखरा हुआ था, बटा हुआ था, आज वह इंडिया गठबंधन के रूप में एकजुट है, समन्वित है। तो इस मोटी आंकड़े से भी हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को 2019 वाले वोट नहीं मिल रहे हैं और इंडिया गठबंधन को अगर 2019 का आंकड़ा भी मिल जाता है, 63% वोट मिल जाता है, तब भी उसकी बड़ी जीत होगी। इतनी बड़ी जीत होगी कि जो 370 पार का नारा नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, झूठा नारा दे रहे हैं, वह 370 सीटें इंडिया गठबंधन पार कर सकता है। और जब 2019 में जब पुलवामा कांड हुआ था, नरेंद्र मोदी का छद्म राष्ट्रवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था और इस देश की जनता उम्मीद कर रही थी कि एक बार और नरेंद्र मोदी को अवसर दे करके देखा जाए। तो जब उस समय
अगर विपक्ष आज की तरह एकजुट होता तो 2019 में विपक्ष की सरकार बनती, नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बनती। हम जब तफ्तीश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों और कैसे हारने जा रहे हैं, तो उस हार की कड़ी में हम यह भी देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 400 पार 370 पार का नारा दिया था करीब 2 महीने पहले। उन्हें पता था, उनका अंदरूनी सर्वे भी बोल रहा था कि वह 272 तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने 400 पार और 370 पार का नारा दिया। लोगों में मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए, मतदाताओं में मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए कि जो पार्टी जीत रही है, जो पार्टी 400 पार 370 पार ला रही है, उसको हम वोट दें। फ्लोटिंग वोटर को समेटने के लिए, अपने पक्ष में वोट दिलवाने के लिए नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा गढ़ा था, लेकिन वही नारा उनके जी का जंजाल बन गया। कैसे बन गया? इस 400 पार नारे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग ही इतना आत्मविश्वास से भर गए, लबरेज हो गए कि कहने लगे कि अगर हमें 400 सीटें इस देश के मतदाता देते हैं तो हम संविधान को ही बदल देंगे। तो 400 पार के नारे से जो फायदा होने वाला था नरेंद्र मोदी को, उनकी हार का एक कारण वह भी हो गया। और संविधान को बचाने के लिए दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग एकजुट हो गए और लगभग 1.5 महीने पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, 133वीं जयंती पर जिस तरह से चारों तरफ से, पूरे देश से प्रतिक्रिया आई कि हम संविधान को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को हराएंगे, इसके लिए कस्में भी खाई बहुजन समाज के लोगों ने। और उन कस्मों का ही परिणाम है कि नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं और इनका अंदरूनी सर्वे इन्हें हरा रहा है। दलितों और पिछड़ों का एक मुश्त वोट नरेंद्र मोदी को मिला 2014 में भी और 19 में भी, और उन्हीं वोटों के बूते नरेंद्र मोदी पहली बार और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन वह वोट संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए भी नरेंद्र मोदी की हार सुनिश्चित है। गोदी मीडिया को छोड़ दें तो जितने भी विश्लेषक, सेफोलिस्ट और बुद्धिजीवी राजनीतिक विश्लेषक आवाज उठा रहे हैं अपने अपने आंकड़ों को लेकर, उसमें दम नजर आता है। प्रशांत किशोर, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रायोजित राजनीतिज्ञ हैं और चुनाव लड़ाने का काम किया करते थे, कभी भारतीय जनता पार्टी को सहायता पहुंचाया, कभी कांग्रेस को, कभी तृणमूल कांग्रेस को, और इसमें अच्छी खासी कमाई भी उन्होंने कर लिया। तो उनको उतार दिया यह कह करके कि तुम चलो जिताओ, गोदी मीडिया में ऐसे ऐसे इंटरव्यू दो कि जो बाकी चरण हैं उस पर फ्लोटिंग वोटर हमें वोट दें। लेकिन उनका यह नैरेटिव भी फेल हो गया, क्योंकि करण थापर जो एक यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उन्हें एक्सपोज कर दिया और कहा कि प्रशांत कुमार जी, आपने तेलंगाना में कांग्रेस को हारने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस वहां जीत गई। हिमाचल में आपने कांग्रेस को हारने की बात कही थी, वहां कांग्रेस जीत गई। कर्नाटक में कांग्रेस को हारने की बात कही थी, वहां कांग्रेस जीत गई। तो आपके जो अनुमान, पूर्वानुमान होते हैं, वह पूर्वाग्रहों पर ग्रसित होते हैं।
बिलबिला गए प्रशांत कुमार और इंटरव्यू को छोड़ दिया और सबूत मांगने लगे कि हमने कब कहा, वीडियो दिखाइए, दुनिया भर की बकवास करने लगे। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट निकाला और करण थापर ने और तमाम अखबारों की कटिंग पेश करके साबित कर दिया कि जो कुछ करण थापर ने प्रशांत कुमार के बारे में कहा वह सच था। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने के लिए प्रशांत कुमार का इस्तेमाल करना भी उनके खिलाफ चला गया, झूठा साबित हो गया प्रशांत कुमार। आज जो छठे चरण के बाद विश्लेषकों के आंकड़े आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के आंकड़े आ रहे हैं, उसकी हम कुछ चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है और इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। योगेंद्र यादव एक बहुत बड़े सेफोलिस्ट रहे हैं और आज भी वह सेफोलॉजी करते हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 250 के नीचे रह जाएगी, 272 के जादुई आंकड़े को नहीं छू सकेगी। और इसको साबित करने के लिए उन्होंने तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कितना सीटें मिल रही हैं इसकी भी चर्चा करते हैं। इसी तरह से CSDS लोक नीति, जिसे एक सरकारी सर्वे संस्था कहा जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार, मोदी सरकार इस संस्था को, इस एजेंसी को करोड़ों रुपए का अनुदान देती है CSDS को आंकड़े इकट्ठा करने के लिए, सर्वे करने के लिए, फील्ड में जाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति नैरेटिव बनाने के लिए। तो CSDS के प्रमुख का भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 272 से 4-5 कम या 4-5 ज्यादा सीटें ला सकती है। हमें लगता है कि CSDS के प्रमुख संजय कुमार ने जो कहा है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहा है, क्योंकि उन्हें पता है अगर वह ईमानदारी से सर्वे करा चुके हैं तो उन्हें पता है कि 200 और 250 के बीच भारतीय जनता पार्टी किसी भी आंकड़े पर, किसी भी डिजिट पर टिक गई है। लेकिन अगर ऐसा वो कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो उनको जो अनुदान मिलता है वह बंद हो जाएगा। अगर वह कह देते हैं कि 272 से कम सीटें, 10 सीटें, 15 सीटें, 20 सीटें कम मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें जीने नहीं देती। ऐसे में जो लोकनीति CSDS के आंकड़े भी एक तरह से इंगित कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हार ही नहीं, बुरी हार हो रही है। श्रवण गर्ग एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो तमाम चैनलों में काम कर चुके हैं, तमाम बड़े बड़े अखबारों में संपादक रह चुके हैं। उम्र लगभग 80 साल, 81 साल की है और 1977 से हर एक लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करते आ रहे हैं और लगभग सभी विश्लेषण उनका सही साबित हुआ है। उनका तो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 200 पर अटक रही है, 200 से 205 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। और जब 205 सीटें उसे मिलती हैं तब उसकी सरकार कतई नहीं बन सकती है। 272 के आसपास, जैसा कि CSDS कह रहा है, अगर मिल जाती है 5 कम या 5 ज़्यादा, तब तो अमित शाह जोड़ तोड़ करके, चाणक्य बुद्धि लगा करके
सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल करके इंडिया गठबंधन के घटक दलों में सेंध लगा करके अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन एक और अफवाह कहें या हकीकत कहें चल रही है मीडिया जगत में, उसमें कहा जा रहा है कि अगर 272 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलती है तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा। नितिन गडकरी या राजनाथ का नंबर आएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब इस अफवाह में कितना सच है कितना झूठ है कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आरएसएस के बारे में हमें जहां तक जमीनी स्तर की जानकारी है वह 2024 के चुनाव से अपना हाथ खींच लिया है। 2014 और 2019 में आरएसएस के हजारों प्रचारक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहे हैं और मनवादी अफीम चटा करके इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को गुमराह करके उनका वोट खींचते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो भारतीय जनता पार्टी की हार का एक कारण यह भी है कि आरएसएस ने हाथ खींच लिया है और आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच एक बड़ी दुश्मनी सामने दिखाई दे रही है। घमासान छिड़ा हुआ है आरएसएस में भारतीय जनता पार्टी के बीच। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह से आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी किया उससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संबंध सतह पर आ गए और हर एक पत्रकार को, हर एक बुद्धिजीवी को पता चल गया कि नरेंद्र मोदी का साथ आरएसएस नहीं दे रहा है। आरएसएस ने जेपी नड्डा के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्ज की और ध्यान रहे कि जब कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं होती है तो बहुत बड़ा अंडर करंट होता है उस व्यक्ति में जो या संस्था में जो प्रतिक्रिया नहीं देता है। प्रतिक्रिया दे देती तो उनका गुस्सा भी सामने आ जाता, लेकिन ऐसे में गुस्सा उनका छिपा का छिपा रह गया, अंडर करंट रह गया। और यही अंडर करंट यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में 36 के आंकड़े का संबंध है। दुश्मनी तो नहीं कहेंगे लेकिन वैमनस्य जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत में वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है और वह किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए नितिन गडकरी या राजनाथ का नाम आए हमें ऐसा नहीं लगता है। और भी लोगों का कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि 150 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। राहुल गांधी के पास कोई सर्वे कंपनी, सर्वे एजेंसी नहीं है, बल्कि वह जनता के बीच जो हो रहा है उसे भांप करके, जनता के बीच जो अंडर करंट है उसे देख करके राहुल गांधी का कहना है कि 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ रही। शरद पवार जो शायद आज की सियासत में सबसे वयोवृद्ध, बुजुर्ग, अनुभवी नेता हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को 210 से 220 सीटों के अंदर सीटें मिल रही हैं। तो उनका तजुर्बा, उनकी उम्र, उनका अनुभव जो कुछ कह रहा है हम भी उसका समर्थन करते हैं और हमें भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी काम कर रही है और जिस तरह से कोरोना काल में लाखों मौतें हुई थी उसका बदला चुकाने का काम इस देश की जनता कर रही है। और सिर्फ कोरोना या महंगाई ही नहीं, जिस तरह से संविधान को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया
और इसे इंडिया गठबंधन ने लपक करके बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, राम मंदिर से भी बड़ा मुद्दा बना दिया। राम मंदिर का मुद्दा तो हवाई जनवरी में ही हो गया था। 22 जनवरी के बाद ही लगा कि अब मंदिर मुद्दा काम नहीं आएगा, और भारतीय जनता पार्टी को उस समय पूरा आत्मविश्वास था कि वह राम मंदिर मुद्दे पर ही सरकार बना लेगी। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़ा हथियार चुनाव जीतने का राम मंदिर का मुद्दा बन गया था जनवरी में, लेकिन वह मुद्दा फ्लॉप हो गया और उसकी जगह नरेंद्र मोदी को हराने के लिए संविधान का मुद्दा सर्वोपरि हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को विष्णु का अवतार खुद भी मानते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी मानते हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय भी मानते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही कहा था, चंपत राय ने, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विष्णु के अवतार हैं। और यह चीज तब सार्थक हुआ दिखाई दिया जब रामलला की उंगली पकड़ करके नन्हे से रामलला और 5 फुट 7 इंच के नरेंद्र मोदी जब रामलला की उंगली पकड़ करके मंदिर की ओर जाते हुए दिखाई दिए भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर। और अयोध्या में 22 जनवरी के आसपास जितने भी नरेंद्र मोदी के कटआउट लगे थे, साथ में राम के भी कटआउट लगे थे, तो राम से बड़ा नरेंद्र मोदी को दिखाया गया था। और आज जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वह बायोलॉजिकल नहीं है, जिस तरह से हर इंसान अपनी माँ से पैदा होता है, 9 महीने तक माँ कोख में रख करके बच्चे को पैदा करती है, उस तरह से हम नहीं पैदा हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी का यही कहना है, हम भगवान के द्वारा भेजे गए दूत हैं, हमें भगवान ने स्वर्ग से धरती पर इसीलिए भेजा है कि हम जा करके भारत में राज करें। और वह ईश्वर का दूत नरेंद्र मोदी जब मटन, मुर्गा, मंगलसूत्र, मुगल और मुजरा पर उतर आए तो इसे आप क्या कहेंगे? जब वो कहे कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो भैंस खोल ले जाएगी, मंगलसूत्र हिंदुओं के मुस्लिम महिलाओं को सौंप दिया जाएगा, इस तरह की बातें अगर ईश्वर का दूत कहता है तो समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, नरेंद्र मोदी ऊल जलूल क्या बक रहे हैं। कांग्रेस के नेता, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता तो नरेंद्र मोदी को सलाह दे रहे हैं, शाह और नड्डा को सलाह दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के दिमाग का इलाज कराया जाए, इन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती किया जाए ताकि इनका सनकीपन दूर हो सके। और जब नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज इस तरह की हरकतें कर रहा है तो इसे समझा जा सकता है कि उनके अंदर कितनी बेचैनी है, कितनी बदहवासी है, तीसरी बार सत्ता न पाने के लिए कितनी बड़ी उनके अंदर गुस्सा, क्रोध की आग जल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस स्थिति में हैं, हम नहीं कहते हैं कि इंडिया की ही सरकार बनेगी। अगर 272 के आसपास नरेंद्र मोदी की सीटें आती हैं, अगर 4-6 सीटें कम भी हो जाती हैं जैसा कि CS-DS कह रहा है, तो चाणक्य अमित शाह बैठे हुए हैं, चाणक्य बुद्धि को लेकर के, ऑपरेशन लोटस को लेकर के, इंडिया गठबंधन के ही लोगों को हो सकता है कि बड़ी मात्रा में सीटें लाने वाली ममता बनर्जी को ही अपने पक्ष में कर लें। नीतीश कुमार को तो पहले भी कर चुके हैं। और जब नरेंद्र मोदी देखेंगे कि उनकी बड़ी हार हो रही है तो अखिलेश यादव को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं, उप प्रधानमंत्री बनाने की लालच दे करके, मंत्रिमंडल में ऊंचा ओहदा देने की बात कह करके। इसलिए
हम नहीं कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। बनेगी तो इन्हीं दो की ही सरकार बनेगी, तीसरे की नहीं बनेगी। कौन कितना मैनेज कर पाएगा, कौन किसकी कितने सीटें आ रही हैं, इसका आखिरी डेटा तो 4 जून को ही आएगा, और 4 जून को ही साबित होगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि अगर नरेंद्र मोदी हारती हुई बाजी जीत लेंगे, 272 के आसपास सीटें पा करके सरकार बना लेंगे, तो संविधान को कोई खतरा नहीं होगा। सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक जैसे पहले होता था वैसे नहीं होगा, और नरेंद्र मोदी का अहंकार काफूर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की तानाशाही प्रवृत्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।